नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का ये राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। और आप सभी लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोगों को एक प्यारा सा कमेंट नीचे लिखना है, जिसे पढ़कर आप देखें लोग मोटिवेट हो सकें, कुछ आपसे सीख सकें। ऑपरेशन अजय की पहली उड़ान से 230 भारतीय लौटेंगे स्वदेश। ये आप देखेंगे कि इजरायल और हमास के आतंकियों में चल रहे संघर्ष के बीच इजरायल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया जा रहा है। ये आप लोग याद रखिए, कई बार पूछ लेता है इस तरह के जो ऑपरेशन चलाए जाते हैं ना, कि ये ऑपरेशन क्या किससे संबंधित था, या इजरायल से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। तो ये ऑपरेशन अजय की बात हो रही है। एक बार इजराइल चलते हैं हम लोग। देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, ये आप देखें एशिया में ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ से आप लोग देखेंगे तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा इजराइल, यहाँ आप लोगों को। और इजराइल पश्चिम एशिया में एक देश है, इसकी सीमा आप देखते हैं कि उत्तर में लेबनान से लगती है। और आप देखिए उत्तर पूर्व में आप देखिए सीरिया हो गया, यहीं आप देखेंगे सीरिया हो गया, और जॉर्डन से लगती है इसकी सीमा। और आप देखेंगे कि दक्षिण में लाल सागर हो गया, और दक्षिण पश्चिम में मिस्र से लगती है, पश्चिम में भूमध्य सागर से लगती है, फिलिस्तीनी क्षेत्र से इसकी सीमा लगती है। और आप देखेंगे जेरूसलम इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगी। यही सब ये आप देख रहे हैं कि लड़ाई चल रही है। क्या हो रही है? लड़ाई चल रही है। तो आप देखेंगे कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजरायल हमास लड़ाई के दृष्टिगत ऑपरेशन अजय की तैयारी की समीक्षा की है। तेल अवीव पहुंची चार्टर्ड फ्लाइट, आज सुबह जत्थे को लेकर लौटेगी। हालात बिगड़े तो अपने सभी 18,000 नागरिकों को स्वदेश लाएगी सरकार हमारी। अब आप सोचिए, भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाए गए प्रमुख ऑपरेशन अगर आप लोग देखें ना, तो आप देखिए ऑपरेशन कावेरी ये किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन कावेरी आप देखेंगे 2023 में ऑपरेशन कावेरी के तहत 3,862 भारतीयों को सूडान से भारत लाया गया था। और सूडान में सेना और अर्धसैनिक समूहों के बीच हिंसा की वजह से ये ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा तो आप देखें 2022 में ये चला था। तो ऑपरेशन गंगा के तहत आप देखिए 22,000 से अधिक भारतीयों को यूक्रेन से वापस लाया गया था। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई शुरू होने के बाद यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए 90 स्पेशल फ्लाइट का इस्तेमाल किया गया था। वंदे भारत मिशन 2020, याद देखिए वंदे भारत मिशन के तहत कोरोना महामारी के दौरान दुनिया के कई देशों से 60 लाख भारतीयों को वापस लाया गया था। कुवैत एयरलिफ्ट तो आप देखिए 1990 में खाड़ी युद्ध के दौरान कुवैत से आप देखिए 1,70,000 भारतीयों को एयरलिफ्ट करके भारत वापस लाया गया था। इंडियन एयरलाइंस ने 60 दिनों तक आप देखिए 500 फ्लाइट के जरिए इस अभियान को अंजाम दिया था। इन सब में आप लोग याद रखिएगा जरूर, जिनसे क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। इजरायल ने कहा कि गाजा में मानवता का व्यवहार चाहिए तो मानवता दिखाइए, नैतिकता को उपदेश ना दे। बंधकों की रिहाई तक नहीं हटेगी नाकेबंदी। ये आप देख रहे हैं, उन्हीं में लड़ाई हो रही है, और बहुत भयंकर लड़ाई हो रही है। ये भी आप देख रहे हैं। हम एक बच्चे को नहीं मार सकते, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। विवाहिता को गर्भपात की इजाजत मामले में आप देखिए शीर्ष अदालत ने की टिप्पणी। वकीलों से कहा है कि महिला को कुछ दिन गर्भ बनाए रखने के लिए समझाएं। ये आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 26 सप्ताह का गर्भ नष्ट कराने की एक विवाहिता की मांग पर कहा है कि गर्भ में पल रहा बच्चा जीवित है, उसमें जान है, हम एक बच्चे को कैसे मार सकते हैं। ये आप लोग देखते हैं कि इस तरह के मामले भी सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी आते रहते हैं। और सुप्रीम निसंदेह महिला की इच्छा और निर्णय लेने की स्वायत्ता महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे सामने एक आजन्मे बच्चे के अधिकार का भी मामला है। अदालत ने दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा। ये आप देखते हैं कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप देखते हैं कि सर्वोच्च अदालत है हमारी, संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की गई है। और आप देखिए 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें जो न्यायाधीश देखते हैं ना, उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। चंडीगढ़ में 50 से अधिक छात्राओं की आपत्तिजनक तस्वीर प्रसारित, नामी निजी स्कूल के पोर्टल से डाउनलोड की गई तस्वीरें। जांच शुरू हुई है, पुलिस ने स्नैपचैट से मांगी आईडी की जानकारी। एक छात्र से पूछताछ भी हो रही है। सनातन को नहीं मानने वाले
अपने पैरों को कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये आप देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख कह रहे हैं। आरएसएस की अगर हम लोग बात करें ना, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूँ, इसकी स्थापना आप देखिए 27 सितंबर 1925 में हुई थी। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन, और नागपुर महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बेरोजगारी 6 वर्ष के सबसे निचले स्तर पर आप देखते हैं मोदी साहब करें। कौशल दीक्षा समारोह में बोले प्रधानमंत्री, गांव व शहरों को बराबर मिला विकास का लाभ। हमें भारत को बनाना है दुनिया में कुशल मानव शक्ति का सबसे बड़ा सेंटर। और पीएम यह बोले, अब दुनिया मान रही है कि इस सदी भारत की सदी होने वाली है, और इसके पीछे बड़ी वजह भारत की युवा आबादी है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था आईएमएफ का कहना है कि भारत आने वाले वर्षों में भी सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। नौकरियों की तेजी से बदलती मांगों और प्रकृति पर ध्यान दिया, और उसी मुताबिक कौशल को उन्नत करने पर जोर दिया गया। पिछले 9 वर्षों में देश में आप देखिए लगभग 5,000 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं, और इनमें 4 लाख से अधिक नई सीटें जोड़ी गई हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अब तक करीब 1.5 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है, ये कहा जा रहा है। और देखिए यहाँ आईएमएफ की बात हुई है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। और मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूँ कि इस तरह के जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ना, उनके बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आईएमएफ की स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है, वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अगर हम लोग इसके उद्देश्य की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाई का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना इसका काम है। गंगा जल पर जीएसटी नहीं, केंद्र कह रहा है। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित खबरों को सरकार ने अफवाह करा दिया। भाजपा ने कांग्रेस को चुनावी हिंदू अब बताया, अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। यह भी आप देखते हैं कि आप लोगों ने भी सुना होगा कि 18% जीएसटी देना होगा गंगा के जल पर, तो उसी को लेकर सफाई दे रहा है केंद्र सरकार। जीएसटी आपने देखा होगा 2017 में आया था। चंद्रबाबू के बेटे ने की साहस से भेंट, राजग में वापसी की अटकलें तेज हो रही हो। जेल में आप देखते हैं कि चंद्रबाबू नायडू, उन्हीं की बात हो रही है। वाटला हाउस मुठभेड़ में आरिज की फांसी की सजा उम्र कैद में बदली। वाटला हाउस मुठभेड़ में मामले में दोषी करार दिए गए इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान उर्फ जुनैद की निचली अदालत द्वारा दी गई फांसी की सजा दिल्ली हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास में बदल दी है, और निचली अदालत द्वारा लगाया गया 11 लाख रुपए का जुर्माना भी कम करके 1.15 लाख रुपए कर दिया गया है। सड़क सुरक्षा को भी मजबूती देगी न्याय संहिता। प्रस्तावित प्रावधानों में हिट एंड रन के मामले में आप देखिए 10 साल तक की हो सकती है जेल। संसद की स्थायी समिति भी लापरवाह वाहन चालकों पर सख्ती के पक्ष में है। इनमें एक खबर है आपकी, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगी हुई है, जुड़ी हुई है। माता पिता से अलग रहने को पति को नहीं कर सकते हैं मजबूर। हाईकोर्ट ने तलाक देने की परिवार अदालत के निर्णय को रखा बरकरार। शादी के 3 माह बाद ही अलग रहने लगी थी महिला, अपील की खारिज। सार्वजनिक खेत में फोटोग्राफर के लिए लाइसेंस की नीति, ये हाईकोर्ट कह रहा है। तो इस तरह के मामले आप देख रहे हैं ना, काफी देखने को मिलते हैं। फलस्तीन को लेकर भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं है। इजरायल पर हमास का हमला आतंकी घटना है। यह आप देखेंगे हमारी सरकारें, पहले की सरकारें आप देखिए कि फलस्तीन के पक्ष में खड़ी रहती थी, और अभी आप देखते हैं कि ऐसा कहा जा रहा है कि इजरायल के पक्ष में खड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। पुराने नेताओं के आप लोग बयान सुनिए, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को पढ़िए आप लोग, तो उन्होंने इजरायल की पैरवी नहीं की। आप देखिए कि इजरायल को यहूदियों को बताया कि रहने लायक होना चाहिए, लेकिन आप देखते हैं फलस्तीन की भी उन्होंने वकालत की थी। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 को केंद्र ने बताया त्रुटिपूर्ण। ये आप देखिए वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत को 111वां स्थान पर रखा गया है, और सूचकांक में भारत के स्थान को लेकर केंद्र सरकार ने की प्रतिक्रिया व्यक्त की करते हुए इसे भूख का त्रुटिपूर्ण माप बताया है। भारत सरकार ने कहा है कि देश की सही स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं
करते हुए गलत छवि का प्रस्तुत करती है। और GHI क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर भूख को व्यापक रूप से मापने और उनकी निगरानी करने का साधन है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि सूचकांक में गंभीर खामियां होने की बात हो रही है और सूचकांक की गणना के लिए प्रयोग किए गए चारों में से 3 संकेतकों में प्रयोग बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक के लिए होता है और यह पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण है संकेतक कुपोषित जनसंख्या का अनुपात। महज 3000 लोगों की पर लिए गए सर्वेक्षण पर आधारित पोषक ट्रैक पर अपलोड 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के माप डाटा में वृद्धि हुई है। यह अप्रैल 2023 में 6.34 करोड़ से सितंबर 2023 में 7.24 करोड़ हो गया है और महीने दर महीने चाइल्ड वेस्टिंग घटकर 7.2% हो चुका है। हालांकि GHI में से 18.7% दर्शाया गया। तो आप लोग तो फिलहाल याद रखिएगा 111वां नंबर मिला है हमें। इजराइल जैसे आतंकी हमले से निपटने की तैयारी में जुटी सुरक्षा एजेंसियां हमारी, क्योंकि आप देखिए एकाएक इजराइल को बड़ा मजबूत माना जाता था, उसकी एजेंसी को बड़ा मजबूत माना जाता था, लेकिन इस बार आप देखिए वो भी नहीं अंदाजा लगा पाए। जलवायु परिवर्तन से मुकाबले को जीवन शैली की भी बदलनी होगी। ये आप देखिए P20 सम्मेलन से पहले नई दिल्ली में गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लाइव पर्यावरण के लिए जीवन शैली विषय पर संसदीय फोरम को संबोधित किया है और आप देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष बोले विश्व बिरादरी को करनी होगी चुनौती से निपटने की साझा पहल। मोदी आज करेंगे G20 देशों के संसदीय अध्यक्षों की 9वीं शिखर सम्मेलन का उद्घाटन। P20 बैठक से कनाडा नाराज। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच आप देख रहे हैं तनातनी चल रही है काफ़ी। और वहीं भारत G20 देशों के संसद अध्यक्ष के शिखर सम्मेलन में P20 से अनुपस्थित होकर कनाडा ने भी अपनी नाराजगी दिखा दी है। इसमें G20 के बारे में तो आप लोग जानते होंगे और संसदीय अध्यक्ष को 9वें शिखर सम्मेलन में P20 की बात हो रही है। G20 के बारे में जान लीजिए पहले आप लोग। अब तो आप देखेंगे वैसे इसे कहा जाना चाहिए G21, क्योंकि आप देखते हैं कि अफ्रीकी संघ भी इसमें शामिल हो गया है। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें ना, तो कब हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 में। 2008 में पहली बार जो शासन अध्यक्ष हैं, राष्ट्राध्यक्ष है ना, उनका शिखर सम्मेलन हुआ था। वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना इसका उद्देश्य है। इसके सदस्यों में आप देखें तो अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ इसमें शामिल है। वहीं अगर हम लोग P20 की बात करें, ये P20 क्या है? ये भी काफी चर्चा में बना रहता है। इस साल भारत ने G20 सम्मेलन की अध्यक्षता की थी ना, और G20 सम्मेलन के कुछ महीने बाद अब दिल्ली में ही P20 हो रहा है। P20 सम्मेलन द्वारका के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यानी कि यशो भूमि में किया जाएगा और 13 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। और इस सम्मेलन में G20 देशों के अलावा अन्य देशों के संसद के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये जान लीजिए आप लोग। दिल्ली में हो रहा है ये आयोजन P20 सम्मेलनों का 9वां संस्करण है एक तरह से। और P20 सम्मेलन का मुख्य विषय वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के लिए एक तरह से संसद रखा गया है। और 2 दिन तक चलने वाले सम्मेलन में कुल 4 सत्र आयोजित किए जाएंगे, ये भी याद रखिएगा। अयोग्यता, विधायकों की अलग अलग सुनवाई चाहता है शिंदे गुट। इसके उलट उद्धव गुट सभी विधायकों की एक साथ सुनवाई के पक्ष में। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने की सुनवाई।
ये आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक ड्रामा हुआ। राजनीतिक ड्रामा ही कह सकते हैं आप लोग। आप लोगों ने देखा होगा कि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा। बाद में आप देखते हैं मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों में तनातनी हुई। वो आप देखते हैं कि शरद पवार के साथ कांग्रेस के साथ मिल गए और खुद मुख्यमंत्री बन गए। बाद में आप देखिए उद्धव ठाकरे के विधायकों ने ही बगावत करके बीजेपी के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बन गए। फिर आप देखते हैं कि शरद पवार की पार्टी में बगावत हुई, अजीत पवार बीजेपी के साथ मिल गए और उप मुख्यमंत्री बन गए। तो अब देखिए इनकी आयोग्यता दल बदल को लेकर आप देखते हैं कि सब कानून पेचीदगी फंसी हुई है। महाराष्ट्र की बात करें तो आप देखेंगे ये महाराष्ट्र आपको देखने को मिलेगा। मुंबई इसकी राजधानी, इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से लगती है। विधानसभा में अगर आप लोग देखें तो 288 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 78 सीटें हैं। राज्यसभा में 19 सीटें हैं। लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में आपका महाराष्ट्र फैला हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में एक साथ 7 पुलों के निर्माण को मंजूरी मिली है। ये अरुणाचल प्रदेश देख लीजिए, चाइना से लगा हुआ है। यहाँ तो हमें अपनी अवसंरचना को एक तरह से ध्यान देना होता है मजबूती पर। ईटानगर इसकी राजधानी, इसकी सीमा भूटान, चाइना, म्यांमार से लगती है। और आप देखिए राज्यों में असम और नागालैंड से लगती है। यहाँ आप देखेंगे कि 21 जनवरी 1972 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 20 फरवरी 1987 में इसे राज्य बनाया गया था। और विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। पेमा खांडू यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। 83,743 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चाइना इसे अपना हिस्सा बताता रहता है ना। उसी की बात, बुजुर्गों की देखरेख के ढांचे को मजबूत बनाने की तैयारी तेज। देश में बुजुर्गों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार की ये पहल है। केंद्र सरकार ने विदेश मंत्री जयशंकर साहब की सुरक्षा बढ़ाई। राजनाथ सिंह ने फ्रांसीसी कंपनियों को सह उत्पादन के फायदे बताए। रक्षा क्षेत्र में बैंकिंग विनियमन अधिनियम को अवसर के रूप में लें शहरी सहकारी बैंक। ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। राजनीतिक अनिवार्यता नहीं हो मामलों की प्राथमिकता का आधार। वित्त विधेयक से जुड़े मामले को प्राथमिकता देने की मांग का केंद्र ने किया विरोध। एसजी ने किया अनुरोध कोर्ट मामलों की सुनवाई में वरिष्ठतम क्रम से आगे बढ़े। सॉलिसिटर जनरल एससी मतलब। अब आप देखिए मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में। तो यहाँ भी आप देखते हैं कि घोषणाओं की बहार आ चुकी है। मध्य प्रदेश में विद्यार्थियों के देंगे हर माह 500 से 1500 रुपये, प्रियंका गांधी कह रही हैं। सब आप देखिए, भाजपा ने ओबीसी पर दाव खेलकर कांग्रेस की निकाली हवा। ये सब आप देख रहे हैं, सब बातें हो रही हैं वही। तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस तरह की बातें होती रहती हैं। बस आप लोगों को याद रखना चाहिए कि जहां चुनाव हो रहे हैं उस राज्य के बारे में और चुनाव आयोग के बारे में। आप लोग चुनाव आयोग के बारे में एक सामान्य जानकारी नीचे लिखिएगा। हम लोग कई बार बात कर चुके हैं इस पर। पहले की सरकारें डरती थी, हम आंख मिलाकर बात करते हैं। ये आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी साहब कह रहे हैं। चीन नेपाल सीमा से सटे पिथौरागढ़ पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। सीमा पर रेल सेवा भी जल्द शुरू हो की बात हो रही। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन के लिए 4,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी केंद्र सरकार। और गुंजी में आप देखिए सेना, आईटीबीपी, एसएसबी और बीआरओ के जवानों का हौसला बढ़ाया। ये आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ इसमें। देखिए ये आप देखिए चाइना से लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है, हमारी 5 राज्यों की सीमा। और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल 5 राज्यों की सीमा हमारी नेपाल से भी लगती है। उत्तराखंड में भी बनेगी तिब्बती पुनर्वास नीति। उत्तराखंड में रहने वाले तिब्बती समुदाय को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के उद्देश्य से तिब्बती पुनर्वास नीति लाई जाएगी। इसमें स्वामी नारायण संस्था के संतों ने निहारा ताज। ये आप देखिए कि वोचानवासी अक्षय पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था द्वारा अपने 110 संतों के समूह को उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों का भ्रमण कराया जा रहा है।
और गुरुवार को मथुरा के मंदिरों का दर्शन कर संतों का यह समूह आगरा पहुंचा। यहां पुलिस प्रशासन द्वारा स्मारकों के भ्रमण की उचित व्यवस्था कराई गई और जिससे कि संतों को किसी तरह की परेशानी ना हो। पैगंबर मोहम्मद के नाम से जानी जाएगी अयोध्या के धन्नीपुर में प्रस्तावित मस्जिद। मुंबई में इस्लाम के अनेक पीरों आलिमों की उपस्थिति में लिया गया ये निर्णय। प्रस्तावित मस्जिद का चित्र जारी किया गया। निर्माण में सभी धर्मों के लोगों का लिया जाएगा सहयोग। अच्छी बात है। अयोध्या में आप देखते हैं कि जो यहाँ हिंदू मुस्लिमों की जो लड़ाई चल रही थी ना, तो उसी के फैसला आया था। तो मस्जिद को बनाने के लिए भी कहा गया था, जमीन दी गई थी, तो वहीं की बात हो रही है। सेवानिवृत्त सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन कोई इनाम या एहसान नहीं है। हाईकोर्ट कह रहा है। हिमाचल हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर पेंशन का हकदार पाया। कहा लंबी और संतोषजनक सेवा प्रदान करने के बाद अर्जित की जाती है पेंशन। उत्तर प्रदेश में कारतूस घोटाले में 20 जवान दोषी हुए हैं। ये आप देखते हैं कि मामला क्या। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों और बिहार में तैनात शस्त्रागार के प्रभारियों ने गिरोह बना रखा था। यह सरकारी जिंदा कारतूस के खोखे, मैगजीन और हथियारों के पुर्जे यशोदानंद को बेचते थे और वह इनकी सप्लाई दूसरे राज्यों को करता था। पुलिस ने जांच में नक्सलियों की को सप्लाई बताई थी। बेचना पाया था, लेकिन पुलिस को अंगली कोई चैन नहीं मिली जिसे यशोदानंद बेचता था। गिरोह में पुलिस के अलावा पीएससी और सीआरपीएफ के जवान भी शामिल थे। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश को लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखिए बिहार हो गया आपका, आप देखते हैं कि झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की। 8 राज्यों से एक केंद्र शासित प्रदेश थे। विधानसभा में कितना 402 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 100 सीटें हैं। राज्यसभा में आप लोगों को कितनी सीटें देखने को मिलेंगी? राज्यसभा में आप लोगों को 31 सीटें देखने को मिलेगी। और आपकी उसमें कितनी सीटें हैं? लोकसभा में 80 सीटें हैं। क्योंकि आप देखते हैं, ऐसा कहा जाता है कि जो दिल्ली की गद्दी है ना, ये उत्तर प्रदेश से होकर जाती है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा सीटें देखने को मिलेंगी। और दूसरी बात, आप लोग प्रधानमंत्रियों की सूची उठा के देखिए, अधिकतर प्रधानमंत्री यहाँ से निकल के आए हुए हैं। विधानसभा में 403 सीटें हैं। 402 सीटें बोल दिया। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं इसलिए गलत बोल देता हूँ। झूठ का है को गलती से गलत, कि आप लोग सुधारने के लिए बैठे रहते हैं ना, तो आप लोग सुधार दें, क्योंकि डेली हम लोग बात कर रहे हैं इन सब के बारे में। समुद्री सुरक्षा को तटरक्षक बल के बेड़े में 2025 तक होंगे करीब 200 गश्ती पोत। मंदिर पक्ष ने कहा कि सर्वे से वजू खाना को नुकसान नहीं है। ज्ञानवापी पर से ईएसआई सर्वे पर दाखिल किया प्रति उत्तर 19 को होगी अगली सुनवाई। ये आप देखिए, ज्ञानवापी परिषद की बात चल रही बनारस में। अगर आप देखेंगे कि हम लोग बात करें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के समय। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जो शिव भगवान को मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है। ट्रक रख रखाव में लापरवाही से दुर्घटनाग्रस्त हुई नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। लोग सड़क पर मर जाते हैं, आपको जुलूस की पड़ी है। कलकत्ता हाईकोर्ट कह रहा है शिक्षकों को धरने की अनुमति के सवाल पर मुख्य न्यायाधीश ने की तल्ख टिप्पणी। कहा कि आप लोगों को आम जनता की परेशानियों की परवाह नहीं है, अब और नहीं। चीन युद्ध की बारूदी सुरंगों को नष्ट कर रही है सेना। लेह के फोरांग योगो व लुकंग में 175 बारूदी सुरंगों की जा चुकी है निष्क्रिय। दुश्मनों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बिछाई गई थी, ये अब हटाया जा रहा है इन्हें। पुरातन परंपरा को पुनर्जीवित कर लिखी स्वावलंबन संघ स्वच्छता की कथा।
गाथा। उत्तर प्रदेश अमरोहा की टीओटी डीओटी डीओटी पंचायत में गोबर के बदले ग्रामीणों को मिलते हैं खाद। महिला समूहों को की भी आय हो रही है। और पुरस्कार राशि ने बनवाया ये पुस्तकालय। अच्छी बात है, इस तरह की आप देखते हैं कि पहल होती है। तो ये आप देखिए, आपका संपादकीय पाठ है। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाता है और एक सामान्य जानकारी भी मिलती है आप लोगों की। तो हमारे लिए भी सबक है हमास की बर्बरता। जो इजराइल पर हमास ने हमला किया था ना, तो उसी की बात हो रही है। हमास के आतंकियों द्वारा इजराइल में घुसकर की गई बर्बरता से पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया और इन आतंकियों ने महिलाओं और बच्चों को विशेष रूप से निशाना बनाया। आतंकियों की भेंट चढ़ने वालों में से अधिकांश इजराइल और गाजा पट्टी की सीमा पर हो रहे संगीत महोत्सव में जुटे थे और इसमें दुनिया भर से लोग आए थे। आतंकियों ने लोगों का न केवल बेरहमी से कत्ल किया बल्कि मजहबी नारे लगाती उनकी भीड़ ने महिलाओं को नग्न कर सड़कों पर घुमाया और इस व्यापक आतंकी हमले के दौरान महिलाओं से दुष्कर्म की खबरें भी आई हैं। हमास के आतंकियों ने 85 साल की वृद्ध महिला से लेकर 3 वर्ष के बच्चों तक को बंधक बना रखा है और यह सब भारत पर पिछले 1000 वर्षों में हुए इस्लामिक आक्रमण और पाकिस्तान निर्माण के दौरान कट्टरपंथियों द्वारा की गई बर्बरता के इतिहास को आंखों के सामने जीवंत कर देने वाला है। और इजराइल में जो कुछ हुआ उसके मानवीय पक्ष से अलग सामरिक और भू राजनीतिक पहलू भी भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न यह उठ रहा है कि आतंकी हमलों की तैयारी होती रही लेकिन इजराइल की खुफिया एजेंसियों को उसकी भनक कैसे नहीं लगी। इससे पहले आप देखते हैं 1967 के युद्ध के समय भी ऐसा ही हुआ था, जब इजरायली एजेंसियों को अरब देशों के चौतरफा हमले की जानकारी नहीं मिल सकी थी। हालांकि संवेदनशील और अशांत क्षेत्र में इजराइल के मित्र देशों की खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय रहती हैं। समझना कठिन है कि संभवतः लेबनान, सीरिया, फलस्तीन, कतर और ईरान में बनी इस हमले की योजना का अंदाजा किसी पश्चिमी देश की खुफिया एजेंसी को भी क्यों नहीं लगा। ये वही खुफिया एजेंसियां हैं जिनकी तथाकथित जानकारी के आधार पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत पर खालिस्तानी आतंकी की हत्या के मामले में अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। और जिन देशों में ईरान से जुड़े दूसरे आतंकी नेटवर्क सक्रिय हैं उनमें इजराइल का पड़ोसी सीरिया भी प्रमुख है। वहां रूसी फौज भी लंबे समय से आप देखिए सक्रिय है। आप देखेंगे ऐसे में क्या किसी भी सूत्र से इजराइल तक सही जानकारी नहीं पहुंच सकी या कुछ शक्तियों ने इजराइल को गुमराह किया है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि हमास ने इस हमले में $6 अरब की उस धनराशि का उपयोग किया है जो बाइडेन प्रशासन द्वारा ईरान पर प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के चलते जारी हुई थी। यह आश्चर्यजनक है कि ईरान पर प्रतिबंधों में ढील उस समय दी गई जब वह अमेरिका के शत्रु रूस को यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल के लिए बड़े पैमाने पर घातक ड्रोन मुहैया करा रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि पश्चिम और रूस दोनों यूक्रेन युद्ध से थक गए हैं और उससे निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं तथा इस खेल में इजराइल को बलि का बकरा बना दिया गया है। सच जो भी हो, यह उल्लेखनीय है कि हमास के अधिकांश आतंकी नेता कतर में रह रहे हैं जो पश्चिम एशिया में अमेरिका का एक प्रमुख साथी भी है। कतर में ही अमेरिका का सबसे बड़ा पश्चिम एशिया सैन्य अड्डा भी है और यह आतंकवाद को लेकर अमेरिका के दोहरे रवैये का एक और उदाहरण है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि पश्चिमी जगत के लिए इजराइल को बचाना यूक्रेन को बचाने से अधिक महत्वपूर्ण होगा। लेकिन भारत के दृष्टिकोण से देखें तो यूक्रेन में युद्ध का शांत हो जाना ही हमारे हित में है। और क्योंकि एक तो यह संकट रूस और चीन को निकट लाता जा रहा है और दूसरा वैश्विक महंगाई को बढ़ा रहा है और इसके साथ ही बहुध्रुवीय विश्व के निर्माण में भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य को जटिल बना रहा है। और इजराइल पर भीषण आतंकी हमला भारत की समक्ष सुरक्षा चुनौतियों को भी रेखांकित करता है। सस्ते घातक ड्रोन, रॉकेट, गाइडरों और सुरंगों से घुसपैठ करते आतंकी और उनके द्वारा किए गए भीभत्स हत्याकांड और दुष्कर्मों का समर्थन करते जुनूनी भीड़ भविष्य की चुनौतियां और अमेरिका और पश्चिमी देशों ने अफगानिस्तान से अपनी सेनाएं वापस बुलाने के बाद एक तरह से आप देखिए 9/11 के बाद शुरू किए गए आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक युद्ध को इतिश्री कर दी है और पुनः रूस से हिसाब चुकता करने में लग गए हैं। इजराइल पर हमास के बर्बर हमले ने फिर से सिद्ध किया है कि आतंकवाद और उसका समर्थन आज भी विश्व की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसियों में से एक है। जो आप देखते हैं कि पश्चिमी
देश खालिस्तान समर्थकों की आतंकी गतिविधियों पर आंख मूंदे बैठे थे। वे अब इजरायल में हमास द्वारा महिलाओं और बच्चों के संहार पर मुस्लिम कट्टरपंथियों को अपने देशों में सार्वजनिक उत्सव मनाते देख हतप्रद हैं। और हमास आतंकियों के खिलाफ इजरायल की जीत भी जरूरी है, क्योंकि इससे भारत के हित भी जुड़े हैं। बेहतर पश्चिम एशिया को इस्लामिक कट्टरपंथ का केंद्र माना जाता है। इजरायल उसके पश्चिम को भारत पूर्वी मुहाने पर है। इजरायल के कमजोर पड़ने से उन आतंकी शक्तियों का भी हौसला बढ़ेगा जो भारत को निशाना बना रही हैं, और तब पाकिस्तान जैसे देशों का आतंकवाद में विश्वास और मजबूत होगा। ऐसे में स्थिति में इस इस्लामिक कट्टरपंथी शक्तियां मिस्र और सऊदी अरब जैसे देशों की वर्तमान सरकारों के लिए बड़ा खतरा बन जाएगी, जो मध्य युगीन कट्टरपंथी विचारधारा से निकलकर आधुनिकता की ओर जाने का प्रयास कर रही हैं। और आप देखें कि इस घटनाक्रम ने भारत, सऊदी अरब, इजरायल को यूरोप से जोड़ने वाले प्रस्तावित आर्थिक गलियारे की सुरक्षा पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। यहाँ यह भी समझना आवश्यक है कि ईरान के साथ भारत के संबंध भले ही अपेक्षाकृत ठीक हो, परंतु उसका परमाणु हथियार हासिल करना भारत और व्यापक मानवता के हित में नहीं होगा। ईरान के सर्वोच्च नेता वैसे भी कश्मीर पर भारत विरोधी बयान देते आए हैं। ईरान में कट्टरपंथ के उदय ने पिछले 4 दशकों में इस्लामिक कट्टरपंथ और आतंकवाद की समस्या को बढ़ाया ही है, और ईरान सरकार ने अपने हित साधने के लिए पाकिस्तान की तरह ही व्यापक स्तर पर आतंकी संगठनों को खड़ा भी किया है। लेखक काउंसिल ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स से संबंधित सामरिक विश्लेषक हैं, इनका नाम है दिव्य कुमार सोती। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। मानसिकता बदलने वाली एक बड़ी पहल। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी उल्लेखनीय बदलाव के लिए सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय विशेष महत्व रखता है। यह समावेशी बदलाव लाने की सामूहिक भावना को दर्शाता है। आज जब भू राजनीतिक परिदृश्य अनेक संदर्भों में भारी उथल पुथल का सामना कर रहा है, तब अभी हाल ही में लोकतंत्र की गौरवमयी जननी भारत के मुकुट में एक और रतन जुड़ गया है। महिलाओं द्वारा राष्ट्र के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लंबे समय से की जा रही मांग को पूरा करने के लिए मोदी सरकार ने नारी शक्ति बंधन विधेयक को संसद में पारित कराया है, जिसमें आप देखते हैं 30% आरक्षण देने की बात हो रही है ना, लोकसभा और विधानसभा सीटों में, उन्हीं की बात हो रही है। केंद्र और राज्य स्तर पर प्रतिनिधि संस्थानों में महिलाओं की उचित भागीदारी निर्धारित करने वाले महिला आरक्षण विधेयक को नारी शक्ति बंधन अधिनियम के रूप में लागू होते हुए देखने के लिए इस देश की महिलाओं ने 27 वर्षों तक लंबा इंतजार किया है। नारी शक्ति आधी आबादी का हिस्सा है और उसकी लोकतांत्रिक प्रतिनिधि संस्थानों में हिस्सेदारी न्यूनतम थी। यह स्थिति प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध थी। और आप देखिए, बाध्यकारी सामाजिक मान्यताओं ने निर्णय की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को सीमित कर दिया था तथा समाज द्वारा लिए गए निर्णयों का अनुपालन करने के लिए वह काफी हद तक बाध्य कर दी गई थी। इन चुनौतियों के बीच इस दृष्टिकोण के विरोध में अनेक अपवाद सामने आए हैं। महिलाएं अपने पर थोपी गई बाध्यकारी वंचनाओं से बाहर निकली हैं। महिलाओं ने हर क्षेत्र में देश को गौरवान्वित किया है और अब मोदी सरकार ने इस नैतिक कर्तव्य को सम्मानपूर्वक प्राथमिकता दी तथा शीर्ष निर्णायकता के रूप में महिलाओं की भूमिका को मान्यता देकर एक ऐतिहासिक गलती को दुरुस्त करने की दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई है। और विधायी क्षेत्र में आप देखिए, नारी शक्ति बंधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावित लैंगिक न्याय महिलाओं के सम्मान को समग्र रूप में बल प्रदान करेगा। यह एक विडंबना परंतु सत्य है कि अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिलाओं को समान मतदान का अधिकार देने में 144 साल लग गए। ब्रिटेन में महिलाओं को मताधिकार उनके द्वारा दशकों तक लड़ाई लड़ने और पहले विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उत्पन्न हुई परिस्थितियों में दिया गया। और हमारे पूर्वज दूरदर्शी थे, उन्होंने आज़ादी के तुरंत बाद ही महिलाओं के लिए मतदान का अधिकार सुनिश्चित किया। अब देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत ने महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधित्व का अधिकार भी सुनिश्चित किया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में 25 नवंबर 1949 को दिए अपने भाषण में यह पूछा था कि आखिर कब तक हम विरोधाभासों का यह जीवन जीते रहेंगे। इस अवसर पर उन्होंने देश को सामाजिक तथा आर्थिक असमानताओं के प्रति आगाह भी किया था। पिछले 9 वर्षों के दौरान मोदी सरकार द्वारा देश के निर्धन वर्ग के लोगों तथा आम जनता के कल्याण को ध्यान में रखते लागू की जा रही नीतियों से आप देखते हैं कि उन विरोधाभासों को समाप्त किया जा रहा है। यह उल्लेखनीय है कि इस दौरान देश के 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं। नारी शक्ति बंधन अधिनियम एक व्यक्ति, एक वोट तथा एक मूल्य की भावना को साकार करने की दिशा में उठाए गए एक और कदम है। महिलाओं में मौजूद दृढ़ता, रचनात्मकता, त्याग, ममता, करुणा, दया, समर्पण, विश्वास जैसे सहज गुण उन्हें नेतृत्व करने की विशिष्ट क्षमता प्रदान करते हैं और इसके आप देखते हैं कि लिए उन्हें शीर्ष प्रबंधन
स्कूलों और विश्वविद्यालयों से नेतृत्व पाठ्यक्रम प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। बस आवश्यकता इस बात की है कि होती है कि उन्हें उनका उचित स्थान दिया जाए। ऐसा करने मात्र से ही उनकी क्षमता निर्माण को व्यापक बल मिलेगा और वे दूसरों के लिए एक आदर्श मॉडल भी बनेंगी। नारी शक्ति बंधन अधिनियम मोदी सरकार के लिए कोई राजनीतिक कदम नहीं है, बल्कि यह विश्वास का प्रतीक है। संसद का विशेष सत्र बुलाना तथा सर्वसम्मति आधारित निर्णय के लिए सभी राजनीतिक दलों को राजी करना एक कठिन कार्य था। पहले इस नए काम का विरोध करने वाले कुछ राजनीतिक दलों का इस विधेयक के लिए सहमत होना उनकी इच्छा से नहीं हुआ, बल्कि ऐसा करना उनकी राजनीतिक मजबूरी बन गई थी। नारी शक्ति बंधन अधिनियम लागू होने पर लोकसभा एवं विधानसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का अनुपात वर्तमान के 15% से बढ़कर आप देखिए 33% हो जाएगा। इस प्रकार हमारे देश की लोकतांत्रिक संस्थानों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का प्रतिशत वैश्विक औसत 26.7% को पार कर जाएगा और दुनिया के कई विकसित राष्ट्रों की तुलना में काफी अधिक होगा। ऐसे उपायों को लागू करने से 21वीं सदी में देश को महिलाओं के नेतृत्व में प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के संदर्भ में राष्ट्र के दृष्टिकोण में एक नया बदलाव आएगा। नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत पूर्व अपेक्षित संवैधानिक बाध्यता यह है कि महिलाओं के नेतृत्व वाली निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए पहले जनगणना तथा परिसीमन से संबंधित कार्य पूरा किया जाए। मोदी सरकार संविधान की इस भावना के अनुरूप इस अधिनियम को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और बदलाव की आहट अभी से पूरे देश में महसूस की जाने लगी है। वर्तमान समाज की पुरुष प्रधान मानसिकता में तेजी से बदलाव आ रहा है। आइए हम सब मिलकर विकसित भारत के निर्माण के लिए नारी शक्ति नेतृत्व के इस उज्जवल युग का स्वागत करें। केंद्रीय हमारे विधि और न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं अर्जुन राम मेघवाल। अब आप देखिए कानून तो बन गया, लागू कब होगा ये देखने लायक होगा। मृत्यु का भरोसा, मृत्यु ईश्वर की देन है और जीवन भी ईश्वर की ही देन है। मृत्यु जीवन का अंतिम पड़ाव है, जब हमारे निकटतम रिश्तेदार या मित्र कोई भी हमें दुखों से नहीं बचा पाता है तो हमें सांसारिक दुखों से मुक्ति करती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए बताया था कि संसार में हर प्राणी की मृत्यु एक अटल सत्य है और फिर इसके प्रति इतना भय क्यों। चलिए पढ़ लिया करिए, अच्छा कॉलम लिखा जाता है। यहां आप देखेंगे कौशल विकास की चुनौती। प्रधानमंत्री ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की दीक्षा समारोह में सही कहा है कि अर्थव्यवस्था का विस्तार होने से युवाओं के लिए नई संभावनाएं पैदा हो रही हैं। देश में रोजगार सृजन की दर भी बढ़ रही है और हाल में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की ओर से किया गया सर्वे कहता है कि इस समय बेरोजगारी दर निम्नतम स्तर पर है। अब आप देखते हैं अलग अलग बातें अलग अलग क्षेत्रों में होती रहती हैं। स्थायी समाधान खोजे। उत्तर प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था बनाए रखना सरकार का उत्तरदायित्व है, इसके लिए हर संभव उपाय किए जाने चाहिए। और इस दृष्टिकोण से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार विभाग कल्याण विभाग ने कि चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष किए जाने का उचित निर्णय प्रतीत होता है, लेकिन यह समय की मजबूरी भी है। हालांकि इस व्यवस्था से मरीजों को लाभ ही मिलेगा क्योंकि उन्हें अनुभवी चिकित्सकों का उपचार भी मिलेगा। कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा। तो रेलवे कार्यस्थलों पर चुनौतियों का सामना करने वाली सहायक महिला लोको पायलट, गार्ड और ट्रक मेंटेनर, पटरी की देखभाल करने वाली महिला कर्मी को कैटेगरी बदलने का मौका देने जा रहा है। यानी ट्रक मेंटेनर के साथ गार्ड और लोको पायलट के रूप में काम करने वाली महिला रेलकर्मी अब अपनी सुविधानुसार विभाग बदल सकेंगी। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने सभी जोनों को ऐसे कर्मचारियों और लंबित आवेदनों की संख्या साझा करने को कहा है। अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए महिलाएं नौकरी के उत्साह में रेलवे में सहायक लोको पायलट, गार्ड और आप देखिए ट्रैक मेंटेनर बन तो जाती हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें कार्यस्थल पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे रास्ते में प्यास लगने के बाद भी वे पानी नहीं पीती और ऐसा वे इसलिए करती हैं क्योंकि उनकी वजह से कंट्रोल को सूचित कर ट्रेन ना रुकवानी पड़े। इसके अलावा ट्रेनों के इंजन में शौचालय की व्यवस्था न होने के कारण महामारी के दौरान भी उनका मुश्किल और बढ़ जाता है। और आप देखते महामारी के कारण स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं को लेकर सभी कार्य क्षेत्रों में काफ़ी बदलाव देखने को मिले, उनका सम्मान भी बढ़ा, लेकिन आज भी वे कई जगहों पर आप देखिए अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अपने कौशल के माध्यम से महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आई हैं, किंतु आज भी उनके सामने सबसे बड़ी बाधा अपने गृह नगर से बाहर निकलकर आप देखिए खुद के लिए सुरक्षित माहौल तैयार करना है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी उन्हें पुरुषों की तुलना में कई गंभीर समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। रेलवे बोर्ड द्वारा महिला रेल कर्मचारियों की श्रेणी बदलने की योजना पर विचार करने की सराहना की जानी चाहिए
और इससे ट्रैक पर जी तोड़ मेहनत करने वाली महिला रेलकर्मियों, सहायक लोको पायलट, गाइड सहित अन्य रनिंग स्टाफ को भी दफ्तर में काम करने का अवसर मिलेगा। लेकिन इस बात पर भी गौर करना बहुत जरूरी है कि सुविधाओं के अभाव, काम के घंटों की अनिश्चितता और आराम के समय की कमी के कारण महिला कामगारों के लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में नौकरी की श्रेणी में बदलाव पर विचार करने के लिए साथ साथ रेलवे को महिला कर्मचारियों को शौचालय सहित अन्य सभी तरह की सुविधाएं मुहैया कराने पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि महिला कर्मियों को फील्ड में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इस कदम से ज़्यादा महिलाएं रेलवे में कार्य करने की को इच्छुक होंगी। चलिए, ये आप देखते रहा करिए, छोटे छोटे कॉलम लिखे जाते हैं। विनियमन के अभाव में आमजन को हानि। ये पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में ऑनलाइन गेमिंग का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ा है। बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़े हुए हैं। एक तो इसमें कमाई बहुत अधिक बताई जा रही है, साथ ही उसका एक बड़ा हिस्सा महज चंद लोगों को ही मिल पा रहा है, या फिर कह सकते हैं कि कुछ ही लोगों ने इससे अपने लाभ के अनुकूल विकसित कर रखा है। इस कारोबार के विनियमन के अभाव में आम जनता एक प्रकार से ठगी का शिकार हो रही है। लिहाजा इसे नियमन के दायरे में लाया जाना चाहिए। जोखिम में फंसाने का जटिल जाल भी कहा जाता है इसे। मैया मेरी मैं नहीं माखन खाऊं, खरी खरी तंज कसा जाता है। धूमिल हो रहा है HEC का गौरव अतीत। या आप देखते हैं हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात हो रही है। कटुता बढ़ाने लगी बदजुबानी। ये आप देखिए नेताओं की बात हो रही है, जिस तरह से बयानबाजी करते हैं। सस्ती सब्जियों ने थामी खुदरा महंगाई की वृद्धि। ये आप देखिए सितंबर में 5.02% रही उपभोक्ता आधारित मुद्रास्फीति और अगस्त के मुकाबले 1.8% की कमी है। तेल और गैस आपूर्ति बाधित होने की आशंका नहीं है, हमारे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कह रहे हैं हरदीप पुरी। दूसरी तिमाही में इन्फोसिस को 6,215 करोड़ का लाभ हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है ना, उसी की बात हो रही। डाटा सेंटर्स में $10 अरब का निवेश करने की बात हो रही। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगा 5.39 करोड़ का जुर्माना। रियल एस्टेट में प्राइवेट इक्विटी निवेश 12% घटा। पहली छमाही में ऑटोमोबाइल की खुदरा बिक्री 9% बढ़ी है। लैपटॉप आयात के लिए आसान प्रक्रिया 1 से। फोर्ब्स की सूची में मुकेश अंबानी सबसे अमीर भारतीय बने हैं। ये आप देखिए डॉलर में, अमेरिकी डॉलर, अरब डॉलर में इनकी संपत्ति है 92। गौतम है 68, शिव नाडा 29.2, सावित्री जिंदल 24, राधा कृष्ण दमानी 23, साइरस पूनावाला 20.7, हिंदुजा परिवार 20, दिलीप संघवी 19, कुमार मंगलम बिरला 17.5, सापोरजी मिस्त्री 16.9 और 92 अरब डॉलर की रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन की नेटवर्क। चलिए, वायजू रविंदन सूची से बाहर हुए है, इसमें आप देखेंगे। सखारोव पुरस्कार के लिए अमीनी अंतिम 3 में नामित हुए। ईरान के दिवंगत महसा अमीनी को यूरोपीय संघ के मानवाधिकार पुरस्कार के अंतिम दिन प्रतिभागियों में नामित किया गया है। और 2023 के सखारोव पुरस्कार के लिए अंतिम 3 नामों की घोषणा की गई है ना। कुर्दिश ईरानी महसा अमीनी की गत वर्ष 16 सितंबर को पुलिस अभिरक्षा में मौत हो गई थी। ये भी याद रखिएगा। इसी वर्ष मोदी और पुतिन की भेंट होने की बात हो रही है। यूएन परिसर में वसुदेव कुटुंबकम पट्टिका का किया गया अनावरण। यूएन की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। संयुक्त राष्ट्र की 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगी। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। हमला होलोकास्ट के बाद यहूदियों के लिए सबसे घातक दिन है, बाइडेन कह रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं। ये सब आप जानते हैं कि चल रहा है, क्या होता है। इजरायल हमास युद्ध विश्व अर्थव्यवस्था पर काला बादल है, IMF प्रमुख कह रही है। सब आप देखिए बयानबाजी कर रहे हैं। वायुसेना ने हमास को नुकबा फोर्स को बनाया निशाना। ये नुकबा एलीट फोर्स क्या है? ये नुकबा एक स्पेशल फोर्स है। इसमें शामिल लड़ाकों का चुनाव हमास के वरिष्ठ लड़ाकों की एक कमेटी करती है। इस फोर्स में शामिल लड़ाके घात, छापा मारने और सुरंग के जरिए इजरायल में घुसपैठ करके हमला करने में माहिर हैं। ये लड़ाके एंटी टैंक मिसाइल
रॉकेट और स्नाइपर राइफल से हमला करने में भी कुशल है ये। 2014 गाजा की लड़ाई में भी शामिल थी ये नुकबा यूनिट। एक्स ने प्लेटफॉर्म से हमास के जुड़े सैकड़ों अकाउंट हटाए, आप देखेंगे। ये आप देखेंगे, आपकी खेल की दुनिया है। शाहीन अफरीदी से बहुत आगे है बुमराह, दोनों का कोई मुकाबला नहीं है, पठान कह रहे हैं। महामुकाबले से पहले मिला शुभ समाचार। विश्व कप हो रहा है ना, तो उसी की बात हो रही है। आईओसी ने रूस ओलंपिक समिति को निलंबित किया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात कर रहा हूं। ये आप लोग देखेंगे कि इसके बारे में जरूर याद रखिएगा, आईओसी के बारे में, क्योंकि इससे कई बार आप देखते हैं कि क्वेश्चंस भी पूछ लेता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात कर रहा हूं, समझ रहे हैं आप। इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 में लोजेन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। स्वयं में शक्ति, शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्र है। अब आप देखें नवरात्रि आ रही ना, चलिए। उल्लास के साथ मुंबई में आरंभ हुआ जागरण फिल्म फेस्टिवल। ये आप देखिए, वृद्ध दंपत्ति के तलाक को मंजूरी देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार। 27 साल पुराने एक वैवाहिक विवाद का निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक वृद्ध दंपत्ति को तलाक की मंजूरी नहीं दी और कहा कि विवाह नामक संस्था का एक महत्वपूर्ण स्थान है, समाज में यह अहम भूमिका निभाती। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि अदालत में तलाक की अर्जी दायर करने की बढ़ती प्रवृत्ति के बावजूद भारतीय समाज में आज भी विवाह की संस्था को एक पवित्र आध्यात्मिक और भावनात्मक बंधन माना जाता है। ये आप देखिए, यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। खदान में फंसे खनिकों को 69 दिनों बाद सुरक्षित निकाला गया। 2010 में आज ही के दिन चिली में एक तांबे सोने की खदान में सतह से 700 मीटर नीचे फंसे 33 खनिकों को 69 दिन बाद जीवित निकाला गया था। इतनी गहराई से इतने लंबे समय बाद जीवन निकलने का यह इतिहास का पहला मामला था। बचाव अभियान ने $2 करोड़ खर्च हुए थे इसमें। चार्ल्स मैसियर ने पहली सर्फिल आकाशगंगा व्हिर्लपूल पुल की खोज की है। 1773 में आज ही के दिन फ्रांसीसी खगोल शास्त्री चार्ल्स मैसियर ने पृथ्वी से 3 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर पहली सर्फिल आकाशगंगा व्हिर्लपूल पुल की खोज की थी। और सर्फिल संरचना आकाशगंगा में तारे, गैस और अन्य ब्रह्मांडीय धूलकण एक केंद्रीय उभार के चारों ओर घूमते हैं। इसमें आप देखिए 2.1 अरब तारे हैं। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार माने जाते हैं अभिनेता अशोक कुमार। विख्यात अभिनेता अशोक कुमार का जन्म 1911 में आज ही बिहार के भागलपुर में हुआ था। फिल्मों में मौका मिलने से पहले अशोक बॉम्बे टॉकीज में लैब असिस्टेंट के तौर पर काम करते थे। 1936 में जीवन नैया से फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। उनकी पहली बड़ी हिट अछूत कन्या थी। और आप देखिए किस्मत, ज्वेल थीफ, हावड़ा ब्रिज, महल, चलती का नम गाड़ी उनकी कुछ चर्चित फिल्में थी। भारत के पहले टीवी शो हम लोग का सूत्रधार बने इस लोकप्रिय बनाने में योगदान दिया। 1988 में दादा साहब फाल्के के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जलवायु परिवर्तन के लिए ज्वालामुखी भी जिम्मेदार हैं। लाखों साल पहले हुए विस्फोट ने पृथ्वी में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न किया है। 16 मिलियन वर्ष पहले हुए स्पंदन के अध्ययन में जलवायु में ग्रीन हाउस की वृद्धि ने बनी घातक स्थिति। भूगर्भिक प्रक्रियाओं का खगोलीय चक्र से भी संबंध है। 20वीं 21वीं सदी पर असर का अध्ययन भी होने की बात हो रही है। बंजी जंप का विश्व रिकॉर्ड टूटा। न्यूजीलैंड के एक निवासी ने ऑकलैंड ब्रिज में कुल 941 छलांग लगाकर 24 घंटे में सबसे अधिक बंजी जंप का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है। लक्षण देने से 20 साल पहले पता चल जाएगा पार्किंसन रोग।
एक हालिया ऑस्ट्रेलिया शोध में दावा किया कि पार्किंसंस रोग का पता दिखने से 20 साल पहले मालूम चल जाएगा। बच्चों को दयालु बनाना हो तो उनके करीब रहें। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के शोधार्थियों ने किया शोध। शोधार्थियों का दावा है कि अध्ययन का एक बड़े संबंध विज्ञान की ओर इशारा करता है। 10,000 से अधिक बच्चों का डाटा किया गया विश्लेषण। सन 2000 से 2002 के बीच पैदा हुए बच्चों को शामिल किया गया इसमें। होंठ को नाक के ऊपर खींचकर आप देखिए बना दिया रिकॉर्ड रोम में। चलिए, ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप लोग देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपके कोई सवाल हो, सुझाव हो मेरे लिए तो आप लोग भेज सकते हैं। मेरी तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं हैं। आप मेहनत करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए और लगे रहिए। ठीक है।